स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9 का देखेंगे, जो कि इंग्लिश का आपका पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। तो इसके हम आंसर डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स सेक्शन ई से स्टार्ट करेंगे, बट हम पैसेज को थ्रू रीड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पैसेज रीड करना आप पेपर दे के आ चुके हैं, आपको जस्ट आंसर को क्लैरिफाई करना है। तो व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड ब्लॉगर्स ऑन स्मॉल वेंडर्स। फूड ब्लॉगर्स का इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेस या स्मॉल वेंडर्स, जो छोटे छोटे मोमोज वाले ये ठेले या बहुत जो छोटे से भी बिज़नेस होते हैं, रोड साइड वेंडर्स होते हैं, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी आंसर आपका सूटेबल होगा। बिलीवर्स दैट फूड ब्लॉगर्स हेल्प एलिवेट स्मॉल वेंडर प्रोफाइल्स, कि फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं वो छोटे बिज़नेस को ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यस, जैसे आपने देखा हो वड़ा पाव वाली दीदी फेमस हो गई, ऐसी और बहुत सारे फेमस क्रिएटर हैं, MBA चाय वाला, डॉली चाय वाला। तो ये फूड ब्लॉगर्स ने ही इन्हें फेमस करा है ज़्यादातर। तो ये आपका फर्स्ट का बी आंसर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन में, what is the tone of the writer in the given lines from para to rationalize the response? The fusion of flavor reflects a broader trend in street food, where traditional recipes are increasing blended with contemporary twist. तो जो स्ट्रीट फूड है ना, उसमें एक ट्रेंड आ चुका है और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने एक एज अ ट्विस्ट कि हाँ, ये तो मेरी पुश्तैनी रेसिपीज़ हैं। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि राइटर की टोन क्या है इसमें, ये बताओ, और क्या इससे समझ पा रहे हो, आपको ये बताना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो आप आंसर करेंगे, टोन जो थी वो एप्रिशिएटिव थी, ऑब्जर्वेंट थी, कि हाँ वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि सोसाइटी कैसे ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और जैसे लोग बोलते हैं ये उनकी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, तो वो एक ऑब्जर्वर की तरह हुआ है। राइटर एक्नॉलेजेस द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल रेसिपीज़, उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल रेसिपीज़ का एक ब्लेंड चल रखा है, और कुछ ट्विस्ट भी लोग ऐड करते हैं, हाईलाइटिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड के एक नेचर को बताते हुए उन्होंने एक ऑब्जर्वेंट और एक अप्रिशिएट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, आपको सेंटेंस को अप्रोप्रिएटली लिखना है। द ऑथर यूज ऑफ विविड इमेजरी इन द फर्स्ट पैराग्राफ सच एज चीज़ी, चॉकलेटी एंड बटर सैंडविच ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर, बिकॉज मतलब जो ऑथर ने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में चीज़ी, चॉकलेट्स, बटर सैंडविच लिखा है, वो रीडर्स जो भी पढ़ते हैं उसे अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? तो क्योंकि इसलिए करेगा, क्यों इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि इट हेल्प्स द रीडर विजुलाइज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी जस्ट लाइक सैंडविच में बटर मिक्स होगा, तो एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी किसी भी रीडर की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज में से आपको पॉजिटिव वर्ड निकालना है, दो सेट ऑफ पॉजिटिव अपोजिट वर्ड निकालने हैं। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी। ट्रेडिशन यानी पुराना, कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट टाइम। एंड आपका गेन और लूजिंग हो जाएगा। गेन का मतलब क्या होता है? पाना, लूज का मतलब खोना। डिलीशियस और इनोवेशन। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और इनोवेशन यानी कुछ चमत्कार कराओ। तो अपोजिट तो नहीं है। क्रिएटिविटी और यूनिक, कुछ अलग तरीके से करना, कुछ अलग करना, दोनों बात बराबर ही है। अफोर्डेबल और एडवेंचरस, यानी आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसे ख़रीद सकते हैं एक टाइप से, और आप यहाँ घूम सकते हैं। तो दोनों बात अलग है, अपोजिट नहीं कह सकते एक दूसरे के। Next, we can say that the author's tone become more critical and analytical when discuss the sustainability of food trend, because तो आप इसका आंसर करेंगे कि ऑथर की जो टोन थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और एनालिटिकल बन गई थी जब वो फूड की सस्टेनेबिलिटी, जो इस ट्रेंड्स की सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे थे। तो आप इसमें लिखेंगे, इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कुलिनरी रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज आपको 40 वर्ड्स में लिखना है, हाउ फूड ब्लॉगर्स कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ स्ट्रीट फूड, यानी फूड ब्लॉगर्स कैसे हेल्प करते हैं स्ट्रीट फूड की पॉपुलैरिटी पे। तो ये बस ज़रूरी नहीं आप पैसेज में से ही लिखते हैं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि वो इंगेज कर देते हैं ज़्यादा ऑडियंस के साथ, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाती है, नाम भी पॉपुलर हो जाता है, तो बहुत कुछ आप लिख सकते थे। लाइक 3 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, हाईलाइट कर सकते हैं यूनिक क्यूलिनरी क्रिएशन, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम हिडन जेम्स को ज़्यादातर ऑडियंस के साथ, और हेल्प स्मॉल वेंडर्स इन हेल्प स्मॉल वेंडर्स गेनिंग रिकॉग्निशन, की छोटे जो बेचने वाले, सामान बेचने वाले लोग होते हैं उन्हें भी रिकॉग्निशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डज द फूड ब्लॉगर्स प्ले इन द क्यूलिनरी इंडस्ट्री। तो फूड ब्लॉगर जो है वाइटल पाइवोटल रोल प्ले करते हैं स्मॉल वेंडर्स को रिकॉग्निशन गेन करने के लिए, जैसे हमने ऊपर वाले आंसर में भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट विद द फॉलोइंग line display an example of traditional, modern, creative and affordable dish. The cheesy, chocolatey and buttery sandwich is testament of the innovative spirit of street food vendors blending unconventional ingredients to create a unique culinary experience. तो ये इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्रिएटिव यहाँ से आप क्रिएटिव की स्पेलिंग देख लेंगे और क्रिएटिव डिश, तो यहाँ पे क्रिएटिव या अनअफोर्डेबल डिश भी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पैसेज को आपको रीड करना है एंड देन हम इसके क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। फर्स्ट है, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, द रिलेशनशिप बिटवीन बेरीज एंड मेमोरीज कंपेरेबल टू द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये किसकी रिलेशनशिप से कंपेयर करा गया है, बेरीज और मेमोरीज को सिट्रस फूड और मेंटल परफॉर्मेंस से कंपेयर करा गया पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकंड है, द स्टेटमेंट आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। स्टेटमेंट दे रखी है, इन अप्रिशिएटिंग दिस फूड इनटू अ हेल्थ डाइट एंड एनहांस मेंटल परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक सक्सेस इज़ एन फैक्ट, ये फैक्ट है। बिकॉज ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव डिटेल्स है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। जस्टिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज इन, आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है 40 वर्ड्स में। सिट्रस फूड एनहांस लर्निंग एंड मेमोरी, तो इसका ऑफकोर्स हम आंसर करते हैं। तो सिट्रस फूड मेमोरी को इन्हांस करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कंटेन फ्लेवोनॉइड लाइक हेस्पेरिडीन एंड क्वेरसेटीन, ये आपको पैसेज में मिल जाता। और इम्प्रूव ब्रेन ब्लड फूड एंड मेंटल परफॉर्मेंस, ब्रेन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। 17 ounces ऑफ सिट्रस जूस इम्प्रूव ब्रेन ब्लड फ्लो एंड मेंटल परफॉर्मेंस। और 17 ounces सिट्रस फूड यानी खट्टे फ्रूट्स को अगर हम खाने से हमारी ब्रेन ब्लड फ्लो मेंटल परफॉर्मेंस सबको हेल्प करता है, इसलिए हमें खाने चाहिए। तो आज से आप सभी खाएंगे ऑफकोर्स। नेक्स्ट है, स्टेट whether the following statement is true or false with the reference to the given extract. Dietary advantage offered by a specific food can only improve verbal information processing. तो ऑफकोर्स ये रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जो स्पेसिफिक फूड से ही नहीं, वो अलग से भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वॉलनट्स इनटेक इम्प्रूव वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय 11.2%. स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो आप लिखेंगे हैव अ मेजरेबल एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव ब्रेन फंक्शंस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, आपको ऑप्शन कल सेलेक्ट करना है। इन अपरेटिंग दिस फूड्स इनटू अ हेल्दी डाइट कैन एनहांस मेंटल परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक सेंटेंस, तो इसमें आपको अपोजिट वर्ड एनहांस यानी बढ़ाना, तो डिमिनिश करना यानी कम करना हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक बेनिफिट बताना है और एक ड्रॉबैक बताना है। कंज्यूमिंग डार्क चॉकलेट्स एंड कोका फॉर कोग्निटिव फंक्शंस, यानी आप डार्क चॉकलेट्स खाते हैं, उसका एक बेनिफिट भी बताना है और एक नुकसान भी बताना है। कि आप कोका कोला पीते हैं, कोका उसी को कह इन्फर कर रहा हूँ मे बी, उसका एक बेनिफिट बताना है, उसका एक ड्रॉबैक बताना है, तो इसका आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे हाई फ्लेवर्ड कंटेंट, जैसे डार्क चॉकलेट्स होती है वो ब्रेन फंक्शन और मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, तो कोका और डार्क चॉकलेट का बेनिफिट तो ये रहेगा। और एक्सेसिव कंजप्शन से यानी ड्रॉबैक से क्या होगा, हाई शुगर हो सकता है, कैलोरी इनटेक से मतलब शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। तो मेन टेक अवे यही है कि इंक्लूडिंग ब्रेन बूस्टिंग फूड्स इन डाइट एनहांस एंड मेंटल परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक सक्सेस, यानी आपको ब्रेन बूस्टिंग फूड्स ही खाने चाहिए, जिससे आपकी डाइट भी बढ़ेगी और आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो अब ग्रामर पार्ट आ गया, जो कि सबका अच्छा जाता है हमेशा। पहला है क्वेश्चन है, द कंपनी पॉलिसी रिक्वायर एम्प्लॉयज़ टू अटेंड 2 मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन एनुअली, तो इसका आंसर अटेंड ही हो जाता है, ऑफकोर्स यही सेम आंसर आपका आंसर भी है। नेक्स्ट सेकंड में आपको बताना है, एथलीट्स कैन टेक द हेल्थ सप्लीमेंट डेली टू मेंटेन पीक परफॉर्मेंस, तो इसमें आपका रॉन्ग वर्ड क्या है ये आपको बताना है। तो कैन टेक के नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं, तो शुड होना चाहिए, या फिर अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना है तो उसमें मस्ट भी होना चाहिए, तो एरर आपका कैन है और
करेक्शन आपकी शुड या मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्रम प्रिया हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट प्रियाज हॉलीडे। तो विक्रम रिपोर्ट करना है वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर योर बर्थडे। तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, विक्रम आस्क प्रिया वेयर शी वॉज प्लानिंग टू गो फॉर हर हॉलीडे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच का ही है। समीर्स कोच आस्क्ड हिम। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर वैन ही वुड रिज्यूम ट्रेनिंग। समीर रिप्लाई दैट ही वुड स्टार्ट अगेन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंक्लूडिंग नोटिस बाय रिटायर्ड retail store manager to employ. The new store policies are detailed in the enclosed document and that then must be communicated to all staff members. तो इसमें आपका दिस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 ऑप्शन है, एरर आइडेंटिफाई करना है। द मेयर अनाउंस दैट देयर विल बी अ परेड ऑन संडे टू सेलिब्रेट्स नहीं होता है, तो एरर यही है, सेलिब्रेट्स कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपका सेलिब्रेट हो जाएगा, ऐसा हटा देना है बस, सेलिब्रेट। नेक्स्ट 7th में आपको द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स इज़ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स इज़ नहीं होगा, आर हो जाएगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। द सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट लेफ्ट एवरीवन इन द रूम एंड इस लेफ्ट एवरीवन इन द रूम, मतलब जो एज अ सरप्राइजिंग टर्न हुआ मीटिंग का या कुछ किसका भी इवेंट का, तो अभी लोगों को कैसा लग गया, एकदम स्पीचलेस छोड़ दिया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। देन 9th में भी आपको रिपोर्टिंग ही करनी है। तो इसमें शॉपकीपर पूछता है डू यू हैव दिस शर्ट इन अ लार्ज साइज। तो स्टॉक क्लर्क कहता है येस वी हैव इन लार्ज एक्स्ट्रा साइज। द शॉपर आस्क्ड द स्टोर क्लर्क दैट इफ़ दे हैड शर्ट इन लार्ज साइज। द स्टोर क्लर्क रिप्लाइड अ फॉर्मेलिटी एंड मेंशन दैट दे हैड, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, दे हैड इट इन लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, यही आपका आंसर है। तो यही उन्होंने बोला था ना, यस इट इज़ इन लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, तो यस दे हैड इट इन लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। सॉरी, यस हम यहाँ पे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पे आपको द नेशनल चैम्पियनशिप रिजल्ट्स आर इन आवर लोकल सॉकर टीम डैश द गोल्ड मेडल। तो किस चीज़ के लिए, हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, कंप्लीट द बायोग्राफी। थर्ड आउट हर लाइफ शी डैश काउंटलेस चैलेंज एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर ईच टाइम इंस्पायरिंग मैनी। तो इसमें आपका हो जाएगा फेस्ड, उसने बहुत ज़्यादा काउंटलेस चैलेंज फेस करे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th में आपको बताना है स्टूडेंट, इसमें एरर क्या है, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंगिंग नहीं होता है, ब्रिंगिंग यहाँ पे आपका एरर है, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन्स टू द एग्जामिनेशन हॉल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्ज़ाम। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है, और आपको यहाँ पे इसके अथवा में पैराग्राफ राइटिंग, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ये आपके स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, डायरी एंट्री क्वेश्चंस जो होते हैं, वे आपकी थिंकिंग के बेस्ड होते हैं, और इनके बस आपने सही सा फॉर्मेट यूज़ करा है, सही टाइटल डाला है, और आपका कोई एरर नहीं है राइटिंग में, तो आपकी जो भी स्टोरी होगी वो करेक्ट मानी जाएगी, उसके आपके फुल मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी आप जब अपना पेपर चेक करें तो उसमें एक बार अगर आपके टीचर ने नंबर्स काटे हैं तो आप वो चेक करें कि आपके कहाँ काटे हैं। आपको आंसर करने का टीचर का भी पूरा हो गया। देन 6 में आपको पैराग्राफ दे रखा है ए पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन जोकिंगली कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट होम। तो उन्होंने द ब्यूटी ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोला था। नेक्स्ट, सेकेंड, वर्ड इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्राउन अबाउट आइंस्टाइन वर्क हैबिट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो हम क्या पता कर सकते हैं आइंस्टाइन की वर्क हैबिट एक्सट्रैक्ट से, तो इसका आंसर करते हैं। तो उसकी वर्क लाइफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वो अपनी साइंटिफिक परस्यू से डीपली कमिटेड थे एंड डेडिकेटेड टू डेवलपिंग हिज आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 1905 इन द आइंस्टाइन्स करियर इलैबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। तो आइंस्टाइन के करियर में 1905वां जो ईयर था
वो कैसे इम्पॉर्टेंट था? तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी थी। तो इसका हम आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, पब्लिश स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर दैट रेवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे आपको आंसर लिख रखा है, आप ये देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, का आंसर हो जाएगा ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर द रेवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। आइंस्टाइन वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन द सीक्रेट बिकॉज ही वाज ऑन अ सीक्रेट मिशन। तो नहीं, वो सीक्रेट मिशन पे नहीं थे। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट और पार्ट में ये आपको पैसेज दे रखा है, इसके क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग इनिशियली चूज द डिसेबल टू पुट टू डेथ। तो किंग ने इनिशियली चूज़ क्यों करा कि उसका जो डिसिपल थे, जो उनके स्टूडेंट थे, उन्हें डेथ के लिए, तो उन्होंने इसलिए चूज़ करा बिकॉज दे नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। ये तो किंग ने इसलिए डिसिपल, जो गुरु के जो डिसिपल थे, उन्हें इसलिए चूज़ करा क्योंकि वो मोटे थे। नेक्स्ट ट्रू या फॉल्स बताना है, गुरु वॉज ईगर टू डाई बिकॉज ही हैड अ डेथ विश। तो नहीं, फॉल्स है ये भी। उन्हें थोड़ा ना मरना था, वो तो लालच में आके मर गए कि अगली बार वो बनेंगे। देन वाई डिड द गुरु रिक्वेस्ट टू बी पुट टू डेथ फर्स्ट, वट डिड द, जस्ट मैंने आंसर करा, वट डिड ही विस्पर टू किंग, आंसर इन द 40 वर्ड्स। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो वो वापस चाहते थे कि उनकी किंग्स की सस्पिशियस नेवर फाउंड अ सिटी और किंग लाइक हिम इम्प्लाइंग समथिंग यूनिक अबाउट देयर सिचुएशन टू अराउज द किंग क्यूरियोसिटी एंड सस्पिशियस। ये आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अ गुरु कैरेक्टर। गुरु के कैरेक्टर से क्या इन्फर कर सकते हैं? विद फ्रॉम हिज इंट्रैक्शन विद किंग। तो गुरु के बारे में हम बता सकते हैं कि ही वॉज क्लेवर, वो बहुत चालाक थे और स्ट्रैटेजिक थे, यानी मतलब सब कुछ प्लान करके रखा था उन्होंने, और उन्हें उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, और वो किंग ही मर गया एट द एंड। नेक्स्ट 7th में आपको पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, द लेक इज इल ऑफ इनिसफ्री, fill in the blanks when the speaker say and live alone in the bee loud glade, he refers to live in। तो इसमें आपका आंसर आएगा सॉलिट्यूड। कोई और भी वर्ड इससे रिलेटेड आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स व्हेन ही से 9 बीन रोज विल आई हैव देयर आई हैव फॉर द हनी बी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो इन्फर कर रहे थे कि कल्टिवेट हिज फूड, की बीज फॉर हनी एंड सिविलाइजिंग अ हारमोनियस एग्जिस्टेंस विद नेचर। नेक्स्ट है हाउ डज द इमेजरी ऑफ हाइव फॉर द हनी बी कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। आंसर करना है आपको 40 वर्ड्स में। इसका आंसर होगा सिग्निफाई हार्मनी विद नेचर एंड सेल्फ सफिशिएंसी, अंडरस्कोर्स द पोएट डिजायर फॉर अ ट्रैंक्विल पास्टोरल लाइफ एंड हेंस द पोएम थीम ऑफ एस्केप एंड सिंप्लिसिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 है कंप्लीट करना सेंड गिवन लाइन फ्रॉम द पोएम सजेस्ट दैट इनिसफ्री इज एन रिमोट आइलैंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अथवा में भी एक पैसेज दे रखा है, द रोड नॉट टेकन से व्हेन द स्पीकर से एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड, ही रेफर्स टू द एक्ट ऑफ। तो वो किस एक्ट के बारे में रेफ़र कर रहे थे? तो वो ऑब्जर्विंग, तो ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑब्जर्विंग या कुछ और भी वर्ड आ सकता था। व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही से एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ऑफकोर्स वो दोनों रास्ते पे तो नहीं जा सकते थे ना, तो यही इन्फर कर रहे थे। तो इसका आप आंसर करेंगे। तो ये सिम्बलाइज करता था डिफ़िकल्ट चॉइस इन लाइफ एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग ऑल पोटेंशियल आउटकम्स। यानी हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमारे पास 2 चॉइस होती है एंड वो 2 चॉइस इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि हार्ड टू चूज़ कि राइट वन कौन सी है। तो ये हमारी चॉइस डिफ़िकल्टी और इम्पॉसिबिलिटी दिखाती है किसी चीज़ की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पीकर्स इमोशनल स्टेट वाइल डिसाइडिंग ऑन द डाइवर्जिंग रूट्स। तो वो रिग्रेटफुल जो टोन है उनकी, वो सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, कमेंट ऑन द पोएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन द गिवन लाइन्स, आंसर इन 40 वर्ड। तो पोएट का यूज़ क्या है लैंग्वेज का? तो सेटिंग है टू इवोक समथिंग। तो यहाँ पे हम इसका आंसर करते हैं, सेटिंग इन द सेंस इवोक्स अ सेंस ऑफ चेंज एंड ट्रांसलेशन। तो ये आपका आंसर होगा, जिसमें सेटिंग है वो सेंस ऑफ चेंज एंड ट्रांसलेशन सिम्बलाइज करता है। डाइवर्जिंग रोड सिम्बलाइज लाइफ चॉइसेस, टोन रिफ्लेक्टिव है, कंपेलेटिव है, यूज़ ऑफ इम्बैंचमेंट, ये सब आपका आंसर में आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 4 ही करने थे, बट मैं यहाँ पे आपको 4
पाँचों कराऊंगी। पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, देन हम इसके आंसर को मैं वन बाय वन समझाऊंगी। सबसे पहले, हाउ डज़ द सेटिंग ऑफ Margie's world contrast with the traditional school system, and what does this contrast reveal about her feelings toward education? तो मार्गी की जो ट्रेडिशनल स्कूल से जो सेटिंग्स थी, यानी मतलब उसने जैसे वो बुक फाइंड करी तब उसे कैसे पता चला, और ये उसकी जो रियल लाइफ से एजुकेशन सिस्टम से कैसे अलग था, वो आपको समझाना है। एक्सप्लेन हाउ द पोएम कन्वे द सेंट्रल मैसेज रिगार्डिंग ह्यूमन रिसाइलेंस इन द पोएम विंड। विंड पोएम में सेंट्रल मैसेज क्या था, वो आपको बताना है ह्यूमन रिसाइलेंस पर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान डीप कनेक्शन टू वाराणसी शेप एंड इंस्पायर हिज म्यूजिकल करियर। बिस्मिल्लाह खान का वाराणसी से क्या डीप कनेक्शन था और उनका करियर म्यूज़िक्स में क्यों आया, ये बताना है आपको। एक्सप्लेन हाउ द पोइट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ब्लिस इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो ब्लिस की जो फीलिंग होती है वो पोइट ने कैसे समझाई, ये आपको आंसर करना है। देन व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द नैरेटर कैरेक्टर फ्रॉम हिज थॉट एंड एक्शन ड्यूरिंग द स्नेक इनकाउंटर, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इन पाँचों के हम पहले आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, मार्गीज वर्ल्ड एन ऑटोमेटेड इंडिविजुअलाइज्ड लर्न इन्वायरमेंट, मैकेनिकल टीचर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम, ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम, मतलब ये पॉइंट्स में दे रखे हैं, आपको पैराग्राफ वाइज आंसर करना था। और ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम, ह्यूमन टीचर, फिज़िकल क्लासरूम, ये मार्गीज की ट्रेडिशनल थिंग्स थी। मार्गीज की क्यूरोसिटी, सोशल इंटरेक्शंस एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, हाईलाइटिंग हर डिससेटिस्फैक्शन विद द इम्पर्सनल आइसोलेटेड नेचर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड विद वर्ड होने चाहिए थे, देन आपका आंसर करेक्ट होता। सेकेंड का आंसर होगा आपका, नीड टू स्ट्रॉन्ग होम्स एंड कल्टिवेट्स इनर स्ट्रेंथ, emphasize the adversity and can overpower the weak while the strong can endure and flourish, transform challenges into opportunity for growth and resilience। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वाराणसी जो है वो अपने म्यूज़िकल हेरिटेज और स्पिरिचुअल एम्बियंस के लिए जाना जाता है। एक्सप्रेस हिम टू ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक एंड रिलीजियस रिचुअल, और वहीं से ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक डेवलप्ड हुआ है। ऑफर्ड अ स्पेशल कनेक्शन और एक स्पिरिचुअलिटी, एक डीप सोल कनेक्शन बिस्मिल्लाह खान को लगता है वाराणसी से, इसलिए वो म्यूज़िक का उन्होंने अपना करियर ऑप्ट करा। Feeling of bliss as lying in bed, pressing the pillow, create a sense of comfort and relaxation, allowing dreaming fancies। ये जैसे उन्हें बेड पे लेटे हुए पिल्लो को प्रेस करते हुए रोना जो था, वो सब कुछ एक कंफर्ट और एक रिलैक्सेशन की फीलिंग उन्हें दे रहा था। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है, calm under pressure, indicating his ability to manage his fear and think logically, carefully observe the snake movement and plans his action accordingly, retain motionless and avoids provoking the snake। ये सारी थिंग्स आपको फिफ्थ पार्ट में मेंशन करनी थी। जैसे हमने 8 के सारे पार्ट एक साथ करे, 9 के भी 3 पार्ट है, वो हम एक साथ करेंगे। हाउ डज इजरान स्टोरी टेलर कंट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ द escapism इन द स्टोरी, यानी इजरान स्टोरी टेलर ने जो अपना थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म, इसके एस्केपिज्म क्या होता है कि मतलब गायब हो जाना, तो वो कैसे थीम बताया। एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटो एंड नरेटर ग्रैंडफादर, हाउ डज इट शेप द स्टोरी। आपको टोटो और नरेटर के ग्रैंडफादर की कैसे रिलेशनशिप थी और स्टोरी को कैसे शेप करा, ये भी आपको बताना है। व्हाट रोल डज विजडम प्ले इन द स्टोरी, विजडम क्या प्ले करते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स वाली स्टोरी में, आपको तीनों के आंसर करने हैं। फर्स्ट इजरान वाला आपका आंसर में आपका थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो आप करेंगे। ट्रांसपोर्ट लिसनर्स इंक्लूडिंग द नरेटर इनटू इमेजिनेटिव एंड फंटास्टिकल वर्ड्स, थ्री नहीं है यहाँ पे। यूजेस स्टोरी टेलिंग एज मीन टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ डेली लाइफ, और इजरान नैरेटिव्स ऑफन फीचर हीरोइक और अपलिफ्टिंग थीम दैट इंस्पायर होप एंड करेज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रैंडफादर ट्रीट्स टोटो विद ग्रेट अफेक्शन। ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को बहुत अच्छे अफेक्शन से ट्रीट करते थे, डिस्पाइट द ट्रबल टोटो कॉज, और जो भी उसने प्रॉब्लम करी थी तब भी ग्रैंडफादर में पेशेंट था, टॉलरेंट था, हाईलाइटिंग इज फॉरगिविंग नेचर। द रिलेशनशिप अंडरस्कोर स्टोरी ऑफ थीम एंड जॉय द चैलेंजेस ऑफ पेट ओनरशिप। पेट ओनरशिप पे अगर हम मंकी या किसी डॉग या किसी भी पेट को ओन करते हैं, किसी पालते हैं, तो हमारी क्या उसके साथ जिम्मेदारी होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना मज़ा आता है, वो सब स्टोरी में हाईलाइट करा गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, विजडम सर्व एज अ गाइडिंग फोर्स फॉर द गुरु,
एंड इज डिसिपल, मतलब विजडम इन द किंगडम ऑफ फूल्स में कैसे एज अ पार्ट लिया गया, क्योंकि विजडम से ही गुरु और डिसिपल ने एज अ गाइडिंग फोर्स पूरे वहाँ के चेंज सिस्टम को चेंज करा। इनेबल्स देम टू एंटिसिपेट अ कंसिक्वेंस एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हार्म, और जो भी प्रॉब्लम में वो फंसे थे उससे बचे अपनी विजडम के थ्रू ही। गुरु विजडम अलाउ हिम टू प्लान क्लेवर सॉल्यूशन, और गुरु की विजडम, गुरु की चालाकी से ही, गुरु की बुद्धि से ही जो उन्होंने वो इतनी बुरे प्रॉब्लम से अपने चालाकी से वो सॉल्यूशन लेके बाहर आ पाए। एंड स्टोरी सर्व एज लेसन इन द वैल्यू ऑफ विजडम ओवर फॉली, और स्टोरी ऐसी सर्व करती है हमें वैल्यू ऑफ विजडम की, बेवकूफ़ होने से समझदार होना कितना ज़्यादा बढ़िया है, ये इस टाइप से। ये तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। अब टेंथ के 2 पार्ट हैं। द लेसन, द स्नेक एंड द मिरर, पोएम, वाइंड, both deal with theme of the facing challenge and adversity. How does the character in both respond to the uh, text, to their respective challenge, and what do their response reveal about human nature? तो स्नेक एंड द मिरर और पोएम विंड दोनों ही जो है वो चैलेंजेस को फेस करना सिखाते हैं आपको दोनों के रिस्पेक्टिव चैलेंज को रिस्पॉन्स करते हुए उनके ह्यूमन नेचर बताना है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर एंड डिपिक्ट हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन के कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी पे होता है वो बताता है। वर्ड लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ एंड वर्क, तो उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं वो आपको बताना है, तो इसका आंसर करते हैं। तो स्नेक एंड द मिरर जो है वो कॉमन ह्यूमन रिएक्शन हाईलाइट करता है जब वो डेंजर में होता है। विंड क्या करता है, नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो कि विंड के द्वारा कॉज होता है। फियर और नेचुरल फोर्सेस जो है वो इंड्यूस करता है। स्नेक एंड मिरर में लीडिंग टू अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड ह्यूमैनिटी ये होता है। और जो बोथ टेक्स्ट सिम्पलाइज सेल्फ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं चलती है, हमेशा सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता रहता है। एंड विन सजेस्ट करके दैट रिजाइलेंस एंड प्रिपरेशन आर एसेंशियल टू विथस्टैंड चैलेंज, और हमें इसे प्रिपेयर रहने के लिए, हमें इसको टैकल करने के लिए प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। सिम्बलाइजिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड एडेप्टेबिलिटी इन फेसिंग लाइफ चैलेंजेस, आपको ह्यूमन स्ट्रेंथ, अपने अंदर की स्ट्रेंथ, और कैसे कैसे हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है अपने लोगों को, चैलेंजेस को, ये आपको देखना है। एंड शोइंग दैट चैलेंजेस कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस, और चैलेंज कैसे ट्रांसफॉर्मेट होते हैं ये आपको आंसर करना था। बी पार्ट में आपको ये करना था एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी से, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से आप क्या सीखते हैं। तो पोर्ट्रेट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन नॉट ओनली एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिस्ट बट ऑल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन एंड अ विजनरी। वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग यानी डाउन टू अर्थ इंसान तो नहीं थे, बट मतलब डाउन टू अर्थ इंसान ही नहीं थे, लाइक इन द सेंस वो ये भी थे और वो दूसरा कुछ और भी थे, बट वो ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमन इंसानियत को बहुत ज़्यादा, और एक विजनरी थे, वो बहुत लाइक आइडियाज़ से भरे हुए कंट्रीब्यूट्स टू उन्होंने जो फिज़िक्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा। आइंस्टाइन वर्क टीचर्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अवर टैलेंट फॉर गुड वर्क। आइंस्टाइन के वर्क ने हमें सिखाया कि टैलेंट को कैसे सोसाइटी के लिए, गुड वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। नीड्स टू रिमेन क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड, और हमेशा हमें क्यूरियस जानने की रखना चाहिए और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। 11th क्वेश्चन लास्ट पार्ट है, आपको एनालाइज करना है रोल ऑफ द फेयर इन लो स्टाइल में। हाउ डज द फेयर सर्व एज बैकड्रॉप टू हाईलाइट द स्टोरी थीम ऑफ द सेपरेशन एंड यूनियन। तो फेयर, ये जो मेला और टाइप जो होता है, वो कैसे बैकड्रॉप सेट करता है, स्टोरी को हाईलाइट करता है कि एक सेपरेशन और रीयूनियन दोनों उसी जगह पर होता है, वो आपको एनालाइज करना है। एंड बी पार्ट में एक्सप्लेन द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडवेंचर ऑफ टोटो। रिस्पॉन्सिबिलिटी की थीम आपको डिफ़ाइन करनी है, समझानी है। और आपका चैप्टर एडवेंचर ऑफ टोटो में हाउ डज़ द नरेटर बैलेंस हिज अफेक्शन फॉर टोटो, यानी वो कैसे टोटो को पसंद भी करते थे विद द प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ केयरिंग ऑफ मिसचीवियस मंकी। एंड जो उन्हें फर्स्ट टाइम वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे एक मिसचीवियस एनिमल मंकी को प्रैक्टिकली केयर करने में, तो वो दोनों का ही आपको आंसर करना है। हम पहले फर्स्ट का आंसर करते हैं। तो ए पार्ट का आप आंसर करेंगे, द फेयर सिम्बलाइज एक्साइटमेंट एंड टेम्पटेशन फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड के लिए जो फेयर था वो एक्साइटमेंट और टेम्पटेशन दोनों ही था। द फेयर बिकम द कैटलिस्ट फॉर द चाइल्ड सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। फेयर एक कैटलिस्ट का काम करता है, जस्ट लाइक
मेले में बहुत ज़्यादा लोग गुम हो जाते हैं। आज इस लो स्टाइल चैप्टर में नहीं, रियलिटी में भी बहुत लोग खो जाते हैं। और वहाँ पे एक तरह, अगर आप अभी मेले का टाइम हो रहा है, अभी आप जाएंगे मेला घूमने, तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट कम्युनिटी भी होती है। वो कहते हैं ये बच्चा खो गया है, आप यहाँ से आके ले लें। अगर बच्चे को उसके बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपना एड्रेस वगैरह सब पता है, तो वो तो पहुँच जाता है। बट अगर वो छोटा बच्चा हो, अगर 2 साल का हो, 3 साल, उसे नहीं पता होता है कुछ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वैसे ही फेयर इंटेंसिफाई द सेंस ऑफ पैनिक एंड अर्जेंसी विद द चाइल्ड गोज मिसिंग। और अगर बच्चा आपका खो जाता है, अगर आपको, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पैनिक होना लगता है कि हम कैसे ढूंढें इतनी भीड़ में। एंड द फेयर एक्सपीरियंस टीचेस बोथ द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स अबाउट द डेंजर एंड सेपरेशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग टुगेदर। और फेयर से ही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि दोनों ही, चाइल्ड और पेरेंट्स दोनों एक्सपीरियंस करते हैं डेंजर कैसा होता है रियलिटी में, एंड सेपरेशन की फीलिंग, और साथ रहने का इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी होता है, ये आपका लिखना था। एंड एक पॉइंट आउट, द फेयर इनरिचेस द स्टोरी प्रोवाइडिंग अ विविड सेटिंग दैट हाइटन इमोशन। और ये इमोशंस को भी ग्लोरीफाई करता है। सेकेंड पार्ट में आपको बी पार्ट में आंसर करना था। द नरेटर shows deep affection for Toto, treating him like a family member, sometimes conflict with the need for discipline। तो डिसिप्लिन का कन्फ्लिक्ट आ जाता है जब वो अपनी फैमिली मेम्बर की तरह टोटो को ट्रीट करता है। द नरेटर इंश्योर दैट टोटो बेसिक नीड आर मेंट एंड सच एज प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर। नरेटर इंश्योर करता है कि टोटो की बेसिक नीड जैसे खाना और घर वगैरह, लाइक उसकी छत, फुलफिल हो। नरेटर फील रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटो सेफ्टी एंड वेलबिंग, इंटरवेनिंग वो नेसेसरी टू प्रिवेंट व्हेन नेसेसरी टू प्रिवेंट हार्म। और वो टोटो की सेफ्टी, वेलबींग दोनों का ही ख्याल रखता है। अगर वो कोई कॉज कर दे, कोई हार्म भी कर दे, तो उससे कैसे बचाना है, वो सब कुछ जो है वो नरेटर देखता है। और नरेटर का जो स्ट्रगल था कि टोटो की मिस्चीवियस बिहेवियर, जो उटपटांग हरकतें, सच एज व्हेन टोटो स्टील एंड कॉज ट्रबल इन नेबरहुड, जब टोटो ने चोरी कर ली थी एंड नेबरहुड में ट्रबल हो गया था उसके पड़ोस में। एंड रिफ्लेक्टिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड ऑफ केयरिंग फॉर अनदर लिविंग बीइंग। और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस को, उनको अगली बार ना होना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आई होप आपका पेपर मैंने पूरा समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे 100 के क्रॉस होने वाले, तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, हर पेपर के हम डीप सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।